हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। वैसे तो ये चैनल है वो यूजीसी नेट के लिए है। यूजीसी नेट का सिलेबस मेरा डालने का पूरा प्लान है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 50 to 60% मैंने कवर कर लिया है। लेकिन एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे मैंने MEG जो इग्नू का है, मास्टर्स का कोर्स है MEG 6 अमेरिकन लिटरेचर, उसका ये वीडियो मैंने बनाया है। आज फर्स्ट ब्लॉक है, उसको मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है और मेरा प्लान है कि विद इन 10 डेज में पूरा MEG 6 को कंप्लीट करने का। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्यूरिटन कॉन्टेक्स्ट। तो प्यूरिटन कौन थे, कहाँ से आए, कैसे वो न्यू इंग्लैंड में सेटल हुए, उसके बारे में बात करते हैं। जो प्यूरिटन्स थे वो वहाँ के अमेरिका के फर्स्ट इनहेबिटेंट नहीं थे, ना ही वो फर्स्ट वो लोग थे जो अमेरिका में आके सेट हुए थे। यूरोप के वो फर्स्ट सेटलर भी नहीं थे और वहाँ के इनहेबिटेंट भी नहीं थे। जैसे सबसे पहले उस टाइम पीरियड में क्या था कि वॉयज होती रहती थी एक्सप्लोर करने के लिए कि कौन सा नया कॉन्टिनेंट है। जिस यूरोप है, यूरोप ने ही शुरू किया था सबसे पहले कि यूरोप के आसपास और कौन कौन से कॉन्टिनेंट है जहाँ को कॉलोनाइज कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले क्रिस्टोफर, जो इटालियन सेलर था क्रिस्टोफर कोलंबो, वो आया था 1491 में। बस ऐसे ही आप बाय एक्सीडेंट या इंटेंशनली आप कह सकते हो, उन्होंने अमेरिका की डिस्कवरी की थी। लेकिन उसके एक सेंचुरी बाद 1840 तक वहाँ पे कोई भी नहीं आया, मतलब कुछ उसका पता नहीं है। 1584 में जो सर वॉल्टर लेक थे, उन्होंने एक शिप को डिस्पैच किया कि वहाँ जाके पता करे कि वहाँ की जो लैंड है उसको कॉलोनाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर एक और अटैम्प्ट किया गया 1606 में, जो जेम्स टाउन और वर्जीनिया है उसको कॉलोनाइज करने के लिए। तो जो वर्जीनिया नाम है वो इंग्लैंड की जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ, उनको वर्जिन क्वीन भी बोलते थे, तो उनके नाम पे ये नाम पड़ा वर्जीनिया का नाम। तो अब हम बात करते हैं कि हु वर द न्यू इंग्लैंड प्यूरिटन्स। तो प्यूरिटन्स जो न्यू इंग्लैंड में थे वो कौन थे। एक शिप आई थी, छोटी सी शिप थी जिसमें 102 लोग थे, जिसमें वुमन थे, चिल्ड्रन थे और मैन थे। बहुत ही छोटी सी थी, 30 मीटर लॉन्ग और 7 मीटर वाइड थी। रिलीजियस लोग आए थे इसके ऊपर। तो इसमें ना कोई बेड थे, बस वो डेक के अंदर फंस के जैसे जैसे तैसे उनको जगह मिली वो वहाँ पे फंस के एक नए प्लेस में थे जहाँ पे वो उनको रिलीजियस फ्रीडम हो, इसी की खोज में वो आए थे। तो द पिलग्रिम्स वर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्यूरिटन्स टू सेल टू न्यू इंग्लैंड। 10 years लेटर ए मच लार्जर ग्रुप वुड ज्वाइन देम। तो सबसे पहले छोटे लोग आए न्यू इंग्लैंड पे, उसके बाद में और ज़्यादा लोग हुए 10 साल के बाद में। तो सबसे पहले इनको अंडरस्टैंड करने के लिए कि इनकी हिस्ट्री क्या है, प्यूरिटन क्यों थे और वो इंग्लैंड छोड़कर न्यू इंग्लैंड में और या उसके आसपास अमेरिका में कैसे पहुंचे। तो जो उस टाइम किंग थे हेनरी 7th, उन्होंने क्या किया था कि रोमन कैथोलिक चर्च के साथ उनका एक विवाद हो गया था। वो अपनी वाइफ क्वीन कैथरीन को डिवोर्स देना चाहते थे, क्वीन कैथरीन ऑफ आर्गन जो थी, और एन बॉयल के साथ मैरिज करना चाहते थे। तो उस टाइम जो अथॉरिटी थी मैरिज की, ये चर्च के पास ही थी, रोमन कैथोलिक चर्च के पास, और वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं था कि आप डिवोर्स देकर किसी के साथ शादी करो। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो किंग थे, किंग 7th हेनरी 7th थे, उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च से चर्च ऑफ इंग्लैंड को अलग कर लिया। और खुद नेशन के तो हेड थे ही, क्योंकि वो किंग थे, वो चर्च के भी हेड बन गए। तो उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड बनाया जिसके वो खुद हेड बन गए, और वहाँ के जो लोग थे, और उन्होंने फिर कैथरीन ऑफ आर्गन को डिवोर्स दिया और एन बॉयल के साथ मैरिज की। और उन्होंने एक तरह से मेंबरशिप वहाँ के लोगों के लिए, जो न्यू चर्च ऑफ इंग्लैंड जो उन्होंने बनाया था, उसकी मेंबरशिप मैंडेटरी कर दी थी कि इसका मेंबर आपको बनना ही है। तो जो प्यूरिटन थे वो यही थे कि एक तरह से तो वो रोमन कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए थे, मतलब कंप्लीटली उससे अलग नहीं थे, लेकिन उनके जो कुछ बिलीफ थे वो उनसे मैच नहीं करते थे। उसके बाद काफ़ी कुछ हुआ। ये जो एडवर्ड आए, इनके जो बेटे थे, उसके बाद एडवर्ड आए। जो एडवर्ड थे वो प्रोटेस्टेंट को वो सपोर्ट करते थे। एडवर्ड जो थे वो प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करते थे, और उनके बाद इनकी बेटी आई मैरी, वो कैथलिक को सपोर्ट करती थी। तो मैरी थी, उसने क्वीन मैरी थी, इसने क्या किया कि इनकी डेथ के बाद, एडवर्ड की डेथ के बाद, एडवर्ड जो थे वो एडवर्ड 4th थे ये, और हेनरी 7th के बेटे थे। तो ये प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करते थे, और जो मैरी आई, क्वीन मैरी, इनकी डेथ के बाद इनकी बहन थी ये, तो ये जो थी वो कैथोलिक को सपोर्ट करती थी। इन्होंने प्रोटेस्टेंट थे उनको मरवा दिया था, एग्जीक्यूट करवा दिया था, इसीलिए इसको ब्लडी मैरी भी बोलते हैं। ब्लडी मैरी थी। इसके बाद क्वीन एलिजाबेथ आई। एलिजाबेथ ने दोनों को ही फ्रीडम दे दी, वो उन्होंने दोनों को सपोर्ट किया, प्रोटेस्टेंट को और कैथलिक को। लेकिन फिर भी जो प्यूरिटन थे वो इसके खिलाफ थे। जो रोमन कैथलिक चर्च में करप्शन काफ़ी फैल गया था, उसके ये खिलाफ थे। तो इन्होंने अपना वो वहाँ से निकल गए, इन्होंने विद्रोह कर दिया और इंग्लैंड छोड़ दिया। तो इंग्लैंड को छोड़ते छोड़ते
They first went to Holland and then to America. The first Puritan colony was the Plymouth colony, followed by Massachusetts Bay colony. More and more Puritan colonies spread throughout New England, reaching their peak in the mid 16th. फिर न्यू इंग्लैंड से अमेरिका में अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया इन्होंने। प्यूरिटन थे वो क्या चाहते थे, वो रिलीजियस फ्रीडम में बिलीव करते थे। They also believe that the government should enforce moral rules through punishment and that everyone should live by the word of God and the Bible। ये गॉड और बाइबल इसी के पीछे पड़े थे कि जो बाइबल में लिखा है वो जो गॉड है बस आप उसी को फॉलो करो। इनका एक और बिलीफ था कि गॉड ने सबको भेज दिया है, सब सिनर्स ही हैं एक तरह से, तो वो जो अच्छा काम करेंगे उसी से वो हेवन में पहुंचेंगे और गॉड उनको चूज़ करेंगे कि कौन लोग हैं जो हेवन में आएंगे। तो एक तरह से सिन फ्री लाइफ जितना पॉसिबल हो सके उनको जीना चाहिए ताकि गॉड उनको चूज़ कर सके। मॉरलिटी होनी चाहिए, लाइफ सिन फ्री होनी चाहिए, तो जो उनमें अच्छाई होगी उसी से गॉड उनको चूज़ करेंगे। द प्यूरिटन्स एक थे सेपरेटिस्ट और प्यूरिटन्स एक तरह से अलग थे। सेपरेटिस्ट थे वो बिल्कुल ही रोमन कैथलिक चर्च या चर्च ऑफ इंग्लैंड थे, उनसे कम्प्लीटली अलग थे, उनके जो रिलीजियस बिलीफ थे। जो प्यूरिटन थे वो एक तरह से उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो थोड़ा सा उसमें प्योरीफाई करना चाहते थे, उसको रिफॉर्म करना चाहते थे, बिल्कुल उनसे अलग नहीं थे, बस कुछ इशू थे इनको। एक थी उसके बाद आई सेकेंड वेव में क्या थे कि लॉर्ड क्रॉमवेल थे, उनके बाद चार्ल्स फर्स्ट आए, नहीं ये उनसे पहले की बात है, ये उनसे पहले की बात है। जब चार्ल्स फर्स्ट आए उसके बाद क्रॉमवेल आए थे। चार्ल्स फर्स्ट जब किंग बने थे तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने प्यूरिटन को अटैक करना शुरू कर दिया, तो इसीलिए फिर जो प्यूरिटन थे वो वहाँ से निकल गए थे, अमेरिका की तरफ आ गए थे। जो चार्ल्स फर्स्ट थे वो उनको सपोर्ट नहीं करते थे, चार्ल्स सेकेंड थे वो क्रॉमवेल के बाद बने थे, चार्ल्स फर्स्ट थे वो पहले थे, क्रॉमवेल ने इनको एग्जीक्यूट कर दिया था। तो जो प्यूरिटन थे ये इनके खिलाफ थे, तो इन्होंने फिर ये वहाँ से छोड़कर मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी है वहाँ पे आ गए थे। इन 1630 लेड बाय प्यूरिटन लॉयर एंड द प्रीचर, तो जो मेन प्यूरिटन लॉयर कौन थे, जॉन विंथ्रोप, वो 700 पैसेंजर्स के साथ आए थे 11 शिप पे न्यू इंग्लैंड। तो कुछ लोग थे वो तो प्लाईमाउथ कॉलोनी में ही सेटल हो गए और कुछ वो थे जो आगे इनके साथ चले विंथ्रोप के साथ टू द मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी वेयर दे फाउंड द सिटी ऑफ बोस्टन। तो जब वो क्रॉस कर रहे थे, वहाँ से निकल रहे थे कॉलोनी, जैसे उन्होंने प्लाईमाउथ कॉलोनी को क्रॉस किया तो विंथ्रोप ने एक सरमोन दिया। सरमोन मतलब एक रिलीजियस स्पीच होता है। The third English colony would not be a commercial venture but a religious experiment. Puritan would live in a brotherly love according to God's law while waiting for the pending second coming of Christ। तो ये एक तरह से एक दूसरे से यूटोपियन इन्होंने एक इमेजिन किया था कि यूटोपियन प्यूरिटन सोसाइटी। यूटोपिया क्या होता है, जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट हो, किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं हो रहा हो, सब गॉड की विल के अकॉर्डिंग जी रहे हों, मतलब सब कुछ अच्छा हो। उन्होंने जो पैसेंजर्स थे उनको वार्न किया कि वी शैल बी एज अ सिटी अपॉन अ हिल। तो हम एक तरह से इस तरह से है जैसे कोई सिटी है वो हिल के ऊपर है, सब लोग उसको देख रहे हैं, अगर हम कुछ गलत करेंगे तो गॉड वुड विदड्रॉ हिज सपोर्ट। जो भगवान है वो भी गॉड है, वो भी अपनी जो सपोर्ट है वो हमसे हटा लेंगे। एंड गिव देयर एनिमीज रीजन टू स्पीक इविल ऑफ द वे ऑफ गॉड। तो हमें बिल्कुल ब्रदरली रहना है, अच्छा करना है, सबके साथ बुरा नहीं करना है। सिविलाइज एंड सेवेज, द प्यूरिटन्स बिलीव्ड एवरीवन। जो प्यूरिटन थे वो मतलब ये बोलते थे कि इंक्लूडिंग वुमन भी, उनको भी पढ़ाना चाहिए ताकि वो बाइबिल को पढ़ सके, जो गॉड और बाइबिल है उसको वो अच्छे से फॉलो कर सके। द गोल ऑफ प्यूरिटन लिटरेचर वाज टू अपहोल्ड द वर्ड ऑफ गॉड एंड द बाइबिल। द गोल वाज ऑल्सो टू मेक द रिलीजन ऑफ प्यूरिटनिज्म मोर एक्सेसिबल एंड रेलेवेंट टू द डे टू डे पर्सन। तो ये एक तरह से सबको एजुकेट करना चाहते थे ताकि वो बाइबिल पढ़ सके और गॉड की इच्छा है उसको जान सके, चाहे वो वुमन है या लोअर क्लास पीपल हैं, कोई भी। उससे पहले क्या होता था कि बाइबिल को पढ़ने का राइट सिर्फ कैलर्जी थे उनके पास ही था, वो ही पढ़ते थे। अब बात करते हैं अमेरिकन कॉलोनीज में। ड्यू टू द ग्रोइंग डिस्टेंस मैनी सेकंड एंड थर्ड जनरेशन न्यू इंग्लैंडर्स फेल्ट फ्रॉम द प्यूरिटन चर्च एंड द आफ्टरमैथ ऑफ द विच ट्रायल मैनी न्यू इंग्लैंडर्स बिकेम टू टर्न टू प्रोटेस्टेंटिज्म। एक विच ट्रायल हुआ था, तो इस टाइम पीरियड में क्या था कि प्यूरिटन बहुत ग्रो कर रहे थे, बहुत उनको फॉलो कर रहे थे, लेकिन एक इंसिडेंट वजह से विच ट्रायल हुआ। विच ट्रायल क्या हुआ था कि विच ट्रायल हुआ था लेट 1600 में। इसमें क्या हुआ था कि कुछ लोगों को जैसे विच घोषित कर दिया, इंडिया में भी जैसे होता है विच बना दिया, फिर उनको बोला कि ये तो चुड़ैल है, ये बहुत हार्मफुल है सोसाइटी के लिए, इनको मार दो। तो उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, उनको फांसी दे दी गई। इसी की वजह से जो कुछ लोग थे जो प्यूरिटनिज्म को फॉलो कर रहे थे वो प्रोटेस्टेंटिज्म की तरफ चले गए। मतलब Puritanism faded from popularity and became a way of living that focused on morality, austerity and purity. Puritanism began to faction into groups. तो ये ग्रुप्स में बन गए, क्विकर ग्रुप बन गया, बैप्टिस्ट बन गया और मेथोडिस्ट बन गया।
और जो सबसे ये पेंसिल्वेनिया में क्विकरिज्म के बहुत ही बड़े, एक तरह से यहाँ पे ये सबसे बड़ा इसने ग्रो किया था क्विकरिज्म ने पेंसिल्वेनिया में। और मेन हेड इनके कौन थे? विलियम पेन। विच ट्रायल के बाद एक तरह से प्योरिटन था वो बिखर गया था और काफ़ी हिस्सों में बंट गया था। और फिर ये धीरे धीरे अपनी अपनी कॉलोनीज बनाने लग गए थे, जो दूसरे क्विकर थे या कोई और थे। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योरिटन लिटरेचर। लिटरेचर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इसमें क्या है कि एक तो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू लिटरेचर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक तो इंटरटेनमेंट के पर्पज से कोई लिटरेचर नहीं होता था, सिर्फ लोगों को समझाने के लिए कि बाइबल में क्या लिखा है, गॉड का रूल क्या है और कैसे हमें बिहेव करना चाहिए। तो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो ये एक तरह से मोर कन्विंसिंग होगा, लोगों को पढ़ने में ज़्यादा कन्विंस करेगा कि गॉड की क्या इच्छा है, बाइबल की क्या है और कैसे हमें अपने डे टू डे लाइफ को जीना चाहिए। तो उस टाइम की एक राइटर है, उनका वर्क है द बर्निंग ऑफ आवर हाउस, एनी ब्रैडफोर्ड स्ट्रीट। इसमें ये क्या बोलती है कि अपने हाउस के जलने के बारे में ये बताती है कि मेरा हाउस जल गया लेकिन मुझे फिर भी कुछ भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसमें जो सामान था मुझे उससे भी कोई मोह नहीं था, वो भी जल गया। तो मैंने इसको गॉड की इच्छा मानी और गॉड की इच्छा को एक्सेप्ट किया कि जिस तरह से गॉड दे सकता है उसी तरह से वो जितना ईजीली वो हमें कुछ दे सकता है वो छीन भी सकता है। तो जो भी मेरा सामान था या मेरा घर था उससे मुझे कोई मोह नहीं है, मैंने ये गॉड की इच्छा माना और उसको एक्सेप्ट किया। एनी ब्रेड स्ट्रीट 1666 इनका एक वर्क है द बर्निंग ऑफ आवर हाउस। तो ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया। दूसरा रिलीजियस थीम, तो इंटरटेनमेंट पर्पज से तो उस टाइम कोई भी वर्क नहीं लिखा जाता था, सारे रिलीजियस थीम पे ही होते थे। तो इसमें मेन थीम क्या थी? वाद प्री डेस्टिनेशन। मतलब प्री डेस्टिनेशन मतलब यही है कि सब कुछ एज जब वो पैदा होते हैं तो एक सिनर की तरह होते हैं, फिर वो अच्छा काम करते हैं, अपने अच्छे काम की वजह से गॉड उनको हेवन में एंटर करने देते हैं। ये वर्क है द डे ऑफ डूम, माइकल विगलवर्थ, ये भी उस टाइम के राइटर हैं। सिंपल राइटिंग स्टाइल, सिंपल राइटिंग स्टाइल होगा तो लोगों को समझ भी आएगा। द मेन गोल ऑफ प्योरिटन लिटरेचर वाज टू टीच एंड प्रोवाइड फ्रेमवर्क्स ऑन हाउ टू लिव अ लाइफ दैट फॉलो द टीचिंग्स ऑफ गॉड एंड बाइबल। और एक था बिब्लिकल एलुजन। एलुजन एक तरह से क्या होता है कि एक लिटरेरी डिवाइस है दैट इनडायरेक्टली रेफरेंसेज, या तो वो कोई टेक्स्ट होता है या किसी पर्सन से रेफरेंस मिल सकता है या फिर कोई इवेंट होता है। तो बिब्लिकल एलुजन इसमें देखा गया है उनका जो लिटरेचर था उसमें। उसके बाद है इंस्टिलमेंट ऑफ फियर, मतलब जो उनका लिटरेचर था उसमें डर बहुत था भगवान की तरफ। हमारे भी जब हम बचपन में थे तो हमें ये बोला जाता था कि अगर ऐसा करोगे तो फिर आपको सज़ा मिलेगी, भगवान आपको सज़ा देंगे और वो बड़े से उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल देंगे। मतलब इस तरह से 2-3 सज़ा थी जो हमें बार बार बोली जाती थी कि ये मत करो, ये गलत काम है, ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसा करोगे तो वो होगा। इसी तरह से ये भी डरा के रखते थे। जो प्योरिटन लिटरेचर है उसमें भी डरा के रखा हुआ है। इसमें भी ये भी बोला गया कि एक स्लिपरी स्लाइड जैसी एक जगह होगी, वहाँ पे तुम्हारे पैर नहीं जमेंगे, गॉड की इच्छा होगी। अगर तुमने कुछ बुरा काम किया है तो गॉड तुमको होल्ड नहीं करेंगे और छोड़ देंगे और तुम जाके किसी खाई में जाके गिर जाओगे। सिनर्स इन द हैंड्स ऑफ एन एंग्री गॉड, ये किसका वर्क है? जोनाथन एडवर्ड का 1741 में। तो फिर वो बहुत रखते थे, डरा के रखते थे कि गॉड की पावर क्या है, अगर तुमने बुरा किया तो गॉड तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हें ये सज़ा मिलेगी, तुम्हें वो सज़ा मिलेगी। ये लिटरेचर का वर्क है द बे ऑफ साम बुक जो 1640 में आई थी। ऑफ प्लाईमाउथ प्लांटेशन विलियम ब्रैडफोर्ड की बुक है जो 1632 1651 में आई थी। टू माई डियर बिलव्ड हस्बैंड जो एनी ब्रैडस्ट्रीट ने लिखी है। ये लिटरेचर है प्योरिटन का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट जिसमें है द क्विकर कॉन्टेक्स्ट। तो क्विकर कॉन्टेक्स्ट क्या था? एक तरह से क्विकर्स कौन थे, क्विकर के लीडर कौन थे? सबसे पहले थे जॉर्ज फॉक्स। जो वो टाइम पीरियड ऐसा था कि सबको रिलीजन से प्रॉब्लम थी, सब रिलीजियस फ्रीडम चाहते थे, अपनी अपनी ओपिनियन थी कि रिलीजन कैसा होना चाहिए। तो क्विकर्स वही थे जो जॉर्ज फॉक्स हैं उनके रूल्स को फॉलो करते थे, उनके बिलीव्स को मानते थे, तो उनको क्विकर बोलते हैं। क्विकर रिजेक्टेड इलेबोरेट रिलीजियस सेरेमनीज, तो बहुत सारी जो रिलीजियस सेरेमनीज होती थी उनको ये नहीं मानते थे, ये सिंपल लाइफ चाहते थे कि जो कैलर्जी है उनका रोल बीच में से हट जाना चाहिए। हर इंसान, मैन और वुमन है, वो इक्वली स्पिरिचुअल है और वो गॉड की पूजा कर सकता है, बीच में किसी बिचौलियों की ज़रूरत नहीं है। वो ओथ के भी अगेंस्ट थे, स्लेवरी के अगेंस्ट थे। तो जो भी लोग इनके बिलीफ से एग्री करते थे वो जॉर्ज फॉक्स को फॉलो करते थे, वही क्विकर माने जाते थे। तो क्विकर्स का बिलीफ क्या था कि इम्पोर्टेंस ऑफ वियरिंग मोडेस्ट क्लॉथिंग, अवॉइड टेकिंग ओथ्स, वो ओथ नहीं लेते थे, स्लेवरी को और अल्कोहल के अगेंस्ट थे, और रिलीजियस सेरेमनी थी उनके भी खिलाफ थे ये। तो क्विकर की हिस्ट्री क्या होती है कि ये जो जॉर्ज फॉक्स है उस टाइम पीरियड में यही था कि बहुत लोग थे जो रिलीजन के खिलाफ थे,
डिससेटिस्फाइड थे, जो रिलीजियस एक्सपीरियंस था, कैसे वर्शिप करनी चाहिए, जो टीचिंग्स थी चर्च की, उसके खिलाफ थे। तो जो जॉर्ज फॉक्स थे वो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया जब वो यंग थे एक सोल्यूशन के लिए। तो वो बुक्स पढ़ते गए या लोगों को सुनते गए, सुनते सुनते उन्होंने एक ऐसे पर्सपेक्टिव बनाया कि क्या होना चाहिए, जो रिलीजन है वो कैसा होना चाहिए। और फिर उन्होंने बताया कि गॉड की पूजा कोई भी कर सकता है, सब एक समान है। ही थॉट गॉड वाज प्रेजेंट इन ऑल पीपल, मतलब सब में गॉड है। इफ़ यू वेटिंग लॉन्ग इनफ फॉर एन ओपनिंग गॉड वुड स्पीक टू यू। तो गॉड सभी के साथ बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो प्रीस्ट है या जो कैलर्जी है उनके साथ ही गॉड बात करते हैं। और जो इन चीज़ों को फॉलो करते थे, जो इनके जो फॉक्स के व्यूज़ को एक्सेप्ट करते थे, वो ही फ्रेंड्स ऑफ ट्रूथ बन गए थे। तो इसी तरह से एक पूरी कम्युनिटी बन गई थी। For claimed to experience a religious vision 1652, which was beginning of Quakerism. He began preaching to larger and larger groups of people, developing bigger groups of supporters. तो जो फॉक्स थे उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया था। प्रीचिंग मतलब जो रिलीजियस स्पीच को देते थे, अपने वर्ड्स जो लोगों तक पहुंचाते थे, उनकी जो थॉट थी वो। तो फर्स्ट क्विकर कौन थे जो अमेरिका आए थे? 2 वुमन थी, एन ऑस्टन और मैरी फिशर। तो जो क्विकर्स थे उनसे ये जो प्योरिटन्स थे ये बहुत डरे हुए थे। उनको लग रहा था कि तुम लोग खतरे में हो, तो इवन इन्होंने एग्जीक्यूट भी करवा दिया था इनको। और जहाँ पे प्योरिटन पहले से थे वहाँ ये इनको घुसने भी नहीं दे रहे थे। जो क्विकर्स कॉलोनी है वो नहीं बन पा रही थी, क्योंकि जो ऑलरेडी पहले से अमेरिका में है प्योरिटन है, वो उनको वहाँ पे सेट नहीं होने दे रहे थे, उनको एग्जीक्यूट करवा रहे थे। विलियम पेन थे, ये बहुत बड़े क्विकर माने जाते हैं। इन्होंने फाउंड किया था कॉलोनी ऑफ पेंसिल्वेनिया। ये एक जगह थी, किंग चार्ल्स सेकंड अब आ गए थे, ये क्रॉमवेल के बाद आए थे। इन्होंने इनको एक लैंड ग्रांट की थी कि जहाँ पर ये अपना एक कॉलोनी बना सकते हैं। कॉलोनी ऑफ पेंसिल्वेनिया 1682 में बनवाई थी विलियम पेन ने। वहाँ पे ये था कि जो क्विकर के बिलीफ थे, William Penn was a Quaker and had been jailed for his beliefs. He had wanted to use the colonial land to create a heaven for the other Quakers. It was under his guidance that Pennsylvania became a hot spot of religious freedom. उस टाइम क्या था, और भी बहुत कॉलोनीज थी, लेकिन सब में जो रिलीजियस फ्रीडम थी वो सबसे ज़्यादा पेंसिल्वेनिया में ही थी। और यहाँ पे वुमेंस थी, उनको बहुत फ्रीडम थी। और जो भी लोग इस क्विकर थे वो आके आराम से यहाँ रह सकते थे। बहुत लोग आए, 2000 सेटलर्स केम टू पेंसिल्वेनिया। यॉर्कशायर से आए, वेल्स से आए, आयरिश क्विकर्स भी आए, जर्मन मैनोटीज भी आए, बहुत लोग आए पेंसिल्वेनिया में। थैंकफुल फॉर अ प्लेस वेयर दे कुड बिल्ड अ गवर्नमेंट दैट रिफ्लेक्ट देयर बिलीव्स। When Penn arrived in Pennsylvania 1682, he called for an assembly to establish a colonial constitution. यहाँ पे क्या थी, वुमेन को भी बहुत फ्रीडम थी, और जो दूसरे कॉलोनीज थी उनमें वुमेन्स को इतनी फ्रीडम नहीं थी। ये स्लेवरी के अगेंस्ट थे, बाकियों में तो स्लेवरी हो रही थी। देयर आर जनरली मोर फ्रीडम फॉर द क्विकर्स इन पेंसिल्वेनिया देन अदर कॉलोनीज। क्विकर्स built schools and meeting houses. At one point क्विकर मेड अप हाफ ऑफ पॉपुलेशन, मतलब हाफ ऑफ पॉपुलेशन थी वो क्विकर ही बन गई थी। लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चला था, क्योंकि इनके जो खुद के कुछ रिलीजियस बिलीफ थे उनके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ज़्यादा नहीं चली थी। ये क्विकरिज्म एंड पॉलिटिक्स वर अ कॉम्प्लेक्स मिक्स। पब्लिक ऑफिशियल वर सपोर्टेड टू टेक पब्लिक oaths, कलेक्ट टैक्सेस एंड सपोर्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। ऑल ऑफ दीज एक्शन ये क्या थे, ओथ नहीं लेते थे। ऑल ऑफ दीज एक्शन वेंट अगेंस्ट क्विकर्स बिलीफ। सम ऑफिशियल से उन्होंने या तो ऑफिस छोड़ दिया या फिर रिलीजन को ही छोड़ दिया। तो बाय 1750 क्विकर्स नो लॉन्गर मेड अप मोस्ट ऑफ पेंसिल्वेनियाज गवर्नमेंट। तो बाद में 1750 तक इनका जो चार्म था वो ख़त्म सा हो गया था। अब बात करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट की। ये क्विकर कॉन्टेक्स्ट था, अब है इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडियन मतलब वो इंडियन, हम इंडियन नहीं, इंडियन जो इनहेबिटेंट थे अमेरिका के उनको भी इंडियन बोलते थे। हमारे इंडिया के पीपल नहीं, जो इनहेबिटेंट थे अमेरिका के उनको भी इंडियंस ही बोलते थे। 1617 में उस टाइम क्या था कि एक पिक्योट वॉर ऑफ 67 हुआ था। उसके बाद जो इंडियंस थे, जो वहाँ के नेटिव जो लोग थे, उनकी लाइफ काफ़ी ख़राब हो गई थी। जो ये प्योरिटन थे जो इनके ऊपर रूल करते थे, जिन्होंने कॉलोनीज़ बनाई हुई थी वहाँ पर, इंग्लैंड के जो न्यू इंग्लैंड के लोग थे वहाँ पे आके जिन्होंने कॉलोनी बनाई थी, उन्होंने वहाँ के नेटिव लोगों के साथ काफ़ी बुरा करना शुरू कर दिया था। तो वहाँ की जो यूथ थी और ये जो प्योरिटन थे वो खुद तो हेल्दी और वेल्दी हो गए थे ट्रेड्स करके वहाँ पे, जैसे फर और गन्स का, अल्कोहल का, जेम्स का। और जो वहाँ के ट्रू नेटिव थे उनकी एक तरह से कल्चरल देयर आइडेंटिटी एंड देयर टेरिटरी डिक्लाइनिंग। तो 25,000 आए थे 1650 में प्योरिटन, और 50,000 हो गए थे 1675 में, मतलब 25 साल में डबल हो गए थे। सेवरल थाउजेंड प्रेइंग इंडियंस ट्राई टू एम्यूलेट वाइट वेज, बट अ राइजिंग जनरेशन टू प्राउड यंगर इंडियंस
looked upon them with contempt and burned for revenge against the humiliation their people were suffering. इसमें क्या था कि जो बुढ़े थे वो तो किसी तरह से अपने आप को एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन जो यंग लोग थे उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि उनके जो लोग हैं, उनके जो इंडियंस हैं, उनके साथ बहुत बुरा ह्यूमिलिएट उनको किया जा रहा है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। तो उन्होंने एक विद्रोह शुरू किया। मेटाकोन एक यंग लीडर था वैम्पेनॉक्स का, इसको न्यू इंग्लैंडर्स कॉल्ड हिम किंग फिलिप इसको बोलते थे। तो इसने एक तरह से जो प्योरिटन थे वहाँ पर जिन्होंने आके कॉलोनी बनाई थी उनका बहुत विरोध किया। ये जो युद्ध है वो काफ़ी लंबा चला, लास्ट में डिफीट तो इन्हीं की हुई जो इंडियंस थे वहाँ के उनकी, लेकिन ये युद्ध था इतना लंबा चला था कि अमेरिकन हिस्ट्री का ये सबसे महंगा जो मेटाकोन था उसको लास्ट में मार दिया गया था। फूड की बहुत कमी हो गई थी, ये इधर उधर भाग रहे थे फूड के लिए, फायर के लिए। तो ये भागते भागते एक तरह से इरोकियस एक ट्राइब थी पास में ही, वहाँ पहुँचे। ये इनके ट्रेडिशनल दुश्मन थे, फिर ये वहाँ से भागकर वापस आ गए। बाद में इन्होंने सरेंडर कर दिया। इनके जो लीडर्स थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया 1676 में, और मेटाकोन जो इनका लीडर था उसको मार दिया गया। बाद में क्या था कि ये एक तरह से इनको स्लेवरी में भी जो बच गए थे लीडर्स को मार दिया कि जो बच गए थे उनको एज ए स्लेव बना के वेस्ट इंडीज़ में बेच दिया गया। तो ये एक तरह से अमेरिकन हिस्ट्री का एक तो सबसे महंगा और सबसे हिंसा वाला युद्ध था। ये बहुत मतलब बुरा युद्ध था ये। इसके बाद क्या था कि ये इरोकियस लोग थे वहाँ पे, 5 ट्राइब्स ऑफ इरोकियस। ये लोग बाकी जो इंडियंस ट्राइब थी उनसे थोड़े डिफरेंट थे, आसपास के लोगों के साथ बना के रखते थे। मोहवक वैली में थे, न्यूयॉर्क की जो मोहवक वैली थी उसको उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था। वो काफ़ी पावरफुल थे ये, और आसपास की जो ट्राइब्स थी उनको अपने कंट्रोल में कर रखा था। काफ़ी इंटेलिजेंट लोग थे ये। इनके जो हेड थे उनका नाम था ये क्या था, द प्राइम मूवर ऑफ दिस इंस्पायरिंग कन्फेडरेशन वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल नेम्ड, ये हिवाथा था, लीडर था यहाँ का। ये ही पॉलिटिकल गाइडेंस लोगों को देते थे। इसी के अंडर ये जो ट्राइब है ये बहुत फल फूल रही थी। हिवाथा था वो एक खुद एक और इंडिविजुअल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल था, उससे इंस्पायर्ड था। उसका नाम था देगनविदा। तो एक तरह से इवांथा और देगनविदा की गाइडेंस में ये जो इरेक्वस ट्राइब थी, ये बहुत इरेक्वस लोग थे, ये ट्राइब थी, ये बहुत ही फल फूल रही थी, पूरी पीसफुल था। इसके अंदर इनका एक अलग गवर्नमेंट था। इनके जो वॉरियर्स थे, वॉरियर्स को ये काउंसिल में रोल नहीं देते थे। इनको लगता था कि अगर इनको काउंसिल में, फेडरल काउंसिल में रोल दे दिया, वॉरियर है वो तो लड़ाई करेंगे तो यहाँ पे पीस ख़त्म कर देंगे ये। तो वॉरियर्स को कोई रोल नहीं था। जो भी इनके लीडर थे, हर ट्राइब को एक लिमिट में लीडर बना दिया गया था, और लीडर कुछ गलत करते थे तो उनको पनिशमेंट मिलता था। तो एक तरह से बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम इन ट्राइब्स में चल रहा था। दिगनविदा और हिवाथा, इनकी गाइडेंस में ये ट्राइब बहुत ही पीसफुली, बहुत ही सिविल और सभ्य लोग थे ये। इसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने जो द इरोकियस ट्राई टू प्ले ऑफ द इमिकल फ्रेंच अगेंस्ट द फ्रेंडली ब्रिटिश। तो इन्होंने ब्रिटिश के साथ फ्रेंडशिप कर ली और एक तरह से मिडल मैन बन गए, बिचौलिए बन गए फर ट्रेड के लिए, डिलीवरिंग टू अल्बेनी दैट वुड अदरवाइज हैव गॉन टू मॉन्ट्रियल। Thus they ruled virtually uncontested over an empire of thousands of square miles from the। तो इन्होंने एक तरह से कहाँ तक रूल किया, अटलांटिक टू लेक सुपीरियर, फ्रॉम कनाडा टू टेनेसीज रिवर तक, यहाँ तक इनका रूल चलता था। इन्होंने ब्रिटेन के साथ फ्रेंडशिप कर ली और बड़ा अच्छा बिचौलिए का काम ये कर रहे थे। लेकिन जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, उस टाइम जब ब्रिटेन को हार मिली, तो तब इनको भी, ये तो इंग्लैंड की तरफ थे, ब्रिटेन की तरफ थे, एक तरह से इनका एंड हो गया। लेकिन आज भी जो इरोकियस है वो स्टिल मोहवक वैली में देखे जाते हैं, उनके जो ट्रेडिशंस हैं वो देखे जाते हैं आज भी। फिर आता है ब्लैक कॉन्टेक्स्ट। ब्लैक कॉन्टेक्स्ट तो बेसिकली स्लेव से है। तो सबसे पहले क्या था, स्लेव जो 1500 में आए थे, पुर्तगाल का कंट्रोल था ब्राज़ील पे, तो ब्राज़ील में आए थे स्लेव सबसे पहले, और ये बहुत ज़्यादा संख्या में थे। इंग्लैंड जो नॉर्थ अमेरिका की कॉलोनीज़ थी, वहाँ पे इंग्लैंड की जब अपनी कॉलोनीज उन्हें नॉर्थ अमेरिका में मिले थे, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वर्जीनिया में 1690 में एक वो जो वहाँ का क्लाइमेट था वो बहुत बुरा था। जब ये जो इंग्लिश मैन आए थे नॉर्थ अमेरिका में कॉलोनी बनाने के लिए, तो ठंड से, भूख से बहुत मर गए थे। 1609 में बहुत लोग थे जो मर गए थे, खाने के लिए, छत के लिए इधर उधर ढूंढ रहे थे। तो लास्ट में हालात ये हो गई थी कि जो कॉलोनियल्स वहाँ पे आए थे, उनको जो मरे हुए थे उनकी कब्र को खोद कर उनको खाकर टाइम पास करना पड़ा था। तो इतनी बुरी हालत हो गई थी। जब ये वर्जीनिया में आए तो इनको वहाँ पे टोबैको का एक मार्केट दिखा कि हमें टोबैको ग्रो करना चाहिए और ये बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है हमारे लिए। लेकिन उनको चाहिए क्या था, लेबर चाहिए था, कि लेबर कहाँ से लेकर आए ये।
वो इतने इंडियंस तो मंगवा नहीं, इंडियंस जो थे वहाँ के जो नेटिव थे वो संख्या में बहुत ज़्यादा थे, तो ये उनको ना तो स्लेव बना सकते थे, ना उनको एक तरह से सर्वेंट बनाकर उनसे काम करवा सकते थे, तो उन पे ये ज़्यादा रूल नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए इन्होंने स्लेव मंगवाना शुरू किया। और जो इंग्लैंड थे वहाँ से भी ये ज़्यादा, वहाँ से वो स्लेव तो नहीं मंगवा सकते, वो सर्वेंट मंगवा सकते थे वहाँ से, तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा, वाइट सर्वेंट हैड नोट येट बीन ब्रोट ओवर इन सफिशेंट क्वांटिटी, और बहुत सफिशेंट क्वांटिटी में भी वो नहीं मंगवा सकते थे, तो इनके लिए एक जो बेस्ट अल्टरनेटिव था वो था ब्लैक स्लेव। तो जो कॉलोनिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि इंटेंसली मेल और फीमेल स्लेव को इम्पोर्ट किया, और इसका एक रीज़न था कि मेल और फीमेल साथ में आएंगे तो उनके बच्चे होंगे, और स्लेव का यही था कि जब वो स्लेव है तो उनके ऊपर पूरा, उनको कॉलोनिस्ट था उनका पूरा हक था, तो उनके बच्चे भी फ्री में ही उनको स्लेव मिल जाएंगे। तो 1700 to 1715 वर्जीनिया प्लांटर्स एक्वायर्ड अबाउट 45,000 slaves, but the black population actually increased during those years from perhaps 10,000 to 1 लाख, मतलब 10,000 से 1 लाख हो गए, बहुत ज़्यादा। तो लेबर बहुत हो गई, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लग गया, तो इनको बहुत प्रॉफिट हुआ। फिर ये जो स्लेव भी बहुत बढ़ गए थे संख्या में, तो इनको जैसे मेटल वर्कर्स, माइनर बिल्डर्स और भी काम में इनको डाइवर्सिटी ऑफ जॉब्स में इनको लगा दिया गया। जो मेन प्राइम तो था वो तो इनको प्लांटेशन ही था, एग्रीकल्चर में ही था। अफ्रीका में स्लेव की कंडीशन उस टाइम क्या थी? अफ्रीका में जो स्लेव थे उनकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी थी, वो मैरिज कर सकते थे, वो अपने बच्चों को साथ में रख सकते थे, वो और भी वहाँ पे उनके साथ एक थोड़ा सा अच्छा व्यवहार हुआ था होता था। जो इंग्लिश कॉलोनीज में स्लेव थे उनसे ज़्यादा अच्छा अफ्रीका में स्लेव के साथ बिहेव होता था, उनको ह्यूमन समझा जाता था। वो अपना जैसे गोट, शीप ये सब रखते थे, कैटल रख सकते थे, थोड़ी बहुत लैंड लेके वो अपना अलग से भी कोई काम कर सकते थे। उनके अंदर जैसे डांस है या गाजे, गिटार, बाजे वगैरह, ये सब इंटरटेनमेंट भी वो कर सकते थे, मतलब ज़्यादा अच्छी लाइफ थी, उनको ह्यूमन समझा जाता था अफ्रीका में जो स्लेव थे। लेकिन जो इंग्लिश कॉलोनीज में स्लेव थे उनको ह्यूमन नहीं समझा जाता था, उनको तो बस एक सामान समझा जाता था, उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार होता था, उनको बस वो एक गुड्स की तरह समझते थे, ना उनको कोई फ्रीडम थी, ना उनको कोई अथॉरिटी थी। Their master existed only in English speaking colonies where slave had virtually no authority. इंग्लिश स्पीकिंग कॉलोनी थी, वहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं थी। इंडिया में भी जो बंधुआ मजदूर थे, बॉन्डेड लेबर थे, वो भी जमींदार और लैंड लॉर्ड्स जो इनको रखते थे, वो सेम कस्टम था। उसके बाद बस यही था कि अफ्रीका में स्लेव की कंडीशन अच्छी थी, जो इंग्लिश कॉलोनीज थी उनमें उनकी बहुत बुरी थी। इनका भी जो लिटरेचर है वो बेसिकली रिटर्न में कुछ भी नहीं है, बस ओरल लिटरेचर है इनका। उसके बाद आई थिंक लास्ट टॉपिक पे हम पहुंच गए। लास्ट है ये पुअर कॉन्टेक्स्ट है इसका, पुअर वाइट कॉन्टेक्स्ट। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेकन्स रिबेलियन, यही मेन था इसका जो पुअर वाइट कॉन्टेक्स्ट है इसमें। बेकन रिबेलियन क्या था? जो वहाँ के इंडियंस थे वो काफ़ी पुअर थे, जो कॉलोनियल थे वो तो काफ़ी रिच हो गए थे, उन्होंने वो लैंड पे काम कर रहे थे, बहुत प्रोडक्शन हो रहा था उनका, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम चल रहा था। लेकिन जो वहाँ के नेटिव वाइट थे वो बिल्कुल गरीब थे। जो कॉलोनिस्ट थे वो वेल्दी और हेल्दी होते जा रहे थे, ये और गरीब होते जा रहे थे जेम्स टाउन में। तो वहाँ पे एक बेकन रिबेलियन हुआ, और वो क्यों हुआ? वो एक कॉन्फ्लिक्ट से हुआ। कॉन्फ्लिक्ट ये था कि quite complicated story started in Virginia 1674 when a group of farming settlers demanded that native roaming। तो जो फार्मिंग सेटलर्स थे, जो खेती करते थे वहाँ पे, जो जिनके पास अच्छी खासी ज़मीन थी, उन्होंने बोला कि जो यहाँ की नेटिव है वो आसपास घूम रहे हैं और डिस्टर्ब कर रहे हैं, और एक तरह से वहाँ पे जो शांति है उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो इनको या तो मार दो या इनको यहाँ से भगा दो। जो नेटिव इंडियंस थे वहाँ के, उन्होंने क्या किया कि पिग को स्टॉल कर लिया एक फ्रॉम थॉमस मैथ्यू, जिनका फार्मिंग का काम था, जिनका खुद का फार्म था वहाँ से, हु फेल्ड टू पे देम फॉर ट्रेडेड गुड्स। तो जो सेटलर देन रेस्पॉन्डेड टू दिस बाय किलिंग सेवरल ऑफ डॉग्स। तो जो सेटलर थे, जो फार्मिंग सेटलर थे, जिन्होंने वहाँ के खेती करना शुरू किया था, उन्होंने क्या किया कि इंडियंस को मार दिया। फिर इंडियंस ने जो उनका हार्डमैन था मैथ्यू का, उसको मार दिया। तो इस तरह से उन्होंने उनको मार दिए, सेटलर ने इंडियंस को मार दिया, इंडियन ने सेटलर को मार दिया। और उनको ये डाउट था कि एक और वहाँ पे ट्राइब थी, पीसफुल ट्राइब थी, बहुत बिल्कुल पीसफुल ट्राइब थी, वो थी सिस्क्वेहनोक। उनको लगता था कि जो सिस्क्वेहनोक है ये उन नेटिव्स की हेल्प कर रही है, जो इंडियंस है वहाँ पे पुअर है उनकी हेल्प कर रही है ये। द कॉन्फ्लिक्ट रीच इट्स पीक व्हेन जॉन वाशिंगटन
brought troops from Maryland to Virginia and killed the Susquehannock chief and tribesmen. जब सिस्क्वेहनोक के चीफ और ट्राइबमैन को भी मार दिया गया, तब ये एक तरह से बहुत बड़ा रिवोल्ट बन गया था। बहुत डेथ हो रही थी। इसको कम करने के लिए, डेथ को ख़त्म करने के लिए वहाँ के जो गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ वर्जीनिया विलियम बर्कली, उन्होंने एक ऐसे बोला कि जो नेटिव है वहाँ के, वो यहाँ पे रह सकते हैं, इस कॉलोनी में रह सकते हैं, लेकिन उनको जो गवर्नमेंट है उसके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, और जो नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं वो या तो उनको मार दिया जाएगा या वो यहाँ से छोड़कर भाग जाएँ। तो उनका ही एक फ्रेंड था या कज़न था, नेथलियन बेकन, वो ये चाहता था कि उन्हें नेटिव्स को वहाँ पे रहने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, उनको कम्प्लीटली वहाँ से भगा देना चाहिए। तो बस इसी के चक्कर में दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि वो उनको सपोर्ट करते हैं और ये उनके अगेंस्ट हो गया, और ये रिवोल्ट शुरू हो गया था, बैकन्स रिवोल्ट जिसको बोलते हैं। तो इसमें लास्ट में बैकन की हार होती है। उसके बाद अमेरिकन एनलाइटमेंट, अमेरिकन एनलाइटमेंट। इसमें अमेरिकन एनलाइटमेंट की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि अमेरिकन एनलाइटमेंट है वो यूरोपियन एनलाइटमेंट से इन्फ्लुएंस्ड है। इसमें जो मेन है वो तो एक तो किसकी वजह से है, एक तो एजुकेशन था और एक ही था रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से। During the Enlightenment period, religious tolerance was promoted. Along with this literature, music and arts were reinstated as vital subject as the college. Many new model colleges were also established in the Enlightenment era. तो एक एजुकेशन बहुत हुई थी उस टाइम पे, जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनी थी। किंग्स कॉलेज बन गया न्यूयॉर्क में, कॉलेज ऑफ फिलाडेल्फिया बन गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बन गया, कॉलेज ऑफ न्यू जर्सी बन गया। एक उस टाइम में क्या था कि जेरेमी ड्रमर थे, हु वाज ए कॉलोनियल एजेंट। उन्होंने बहुत सारी बुक्स डोनेट की थी जो इनलाइटमेंट से रिलेटेड था। सैमुअल जॉनसन, हु वाज अ पोस्ट ग्रेजुएट एट दैट टाइम, स्टडीड देम एंड डिस्कवर्ड दैट दे thoroughly contracted his Puritan education. Johnson later joined Yale as a tutor and introduced a new curriculum which was based around Dummer's book. He introduced a new learning concept in which he focused on the work and idea of Francis Bacon. यूरोप में उस टाइम क्या था कि फ्रांसिस बैकन थे, जॉन लॉक थे, इज़ाक न्यूटन थे, तो इन्होंने भी इंट्रोड्यूस करवाया सैमुअल जॉनसन से अमेरिका में इन राइटर्स को, इनके जो व्यूज़ थे उनको। फ्रांसिस बैकन थे वो किस पे बिलीव करते थे, एक्सपेरिमेंट पे, रीजन पे। उस टाइम यूरोप में भी रीजन चल रहा था कि एज ऑफ रीजन। तो जो भी अथॉरिटी है, जो ट्रेडिशनली जो चलता आ रहा है, आप उसके हिसाब से नहीं चलो, क्वेश्चन करो। तो यूरोप का भी बहुत इन्फ्लुएंस रहा था, और भी जैसे स्पेनिश स्कॉटिश एनलाइटमेंट है उसका भी इन्फ्लुएंस रहा था इस पे। इसमें इंटेलेक्चुअल चेंजेस क्या आए थे कि बिटवीन 1714 टू 1788 द अमेरिकन कॉलोनीज अंडरवेंट ग्रेट चेंजेस, रिलीजियस एंड एजुकेशनल रिफॉर्म टुक प्लेस, एडवांसमेंट इन साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल एंड मोरल फिलोसफी अकर्ड एज वेल। द कॉलोनीज शिफ्टेड देयर फोकस टू द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस कॉन्सेप्ट। जो मेन इनके फीचर है उनमें से एक है डेइज्म। डेइज्म में इनका एनलाइटमेंट में बहुत रोल है। इसमें क्या बोला जाता है कि डेइज्म एक तरह से रिगार्डेड गॉड एज ए रैशनल डेटी। तो गॉड ने यूनिवर्स बनाया है, उसने लॉ बनाया है, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास पावर ऑफ रीजनिंग है, वो उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, दैट दे वुड इंटरप्ट गॉड्स विल थ्रू देयर साउंड जजमेंट। द फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका जॉन एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड थॉमस जेफरसन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे वो डेइज्म को बहुत सपोर्ट करते थे कि ठीक है गॉड ने बनाया है वर्ल्ड, उन्होंने रूल बनाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चल रहे हैं, जो सुप्रीम अथॉरिटी है जिसने बना दिया वो वैसे ही चलते रहेंगे। आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो, उनको रिफॉर्म कर सकते हो और अपने हिसाब से उनको कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद था लिबरलिज्म एक लीगल सिस्टम विच प्रोटेक्टेड एवरीवन्स प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स वाज अवेलेबल। इसमें क्या था कि जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो एब्सोल्यूट नहीं है। Every individual had natural rights and the ruler's authority was not absolute. It depended on the consent of those being ruled. Liberalism was anti-authoritarian, मतलब एक या किसी एक के पास अथॉरिटी नहीं है, सबको अपना अपना राइट है अपने हिसाब से जीने का। It gave preference to the middle class people over the high class aristocrats. पहले जो एरिस्टोक्रेट थे जो रूल बनाते थे वही मिडिल क्लास लोअर क्लास को फॉलो करते थे। इसकी वजह से कि लिबरलिज्म का राइट सबको है, एवरी इंडिविजुअल हैड नेचुरल राइट्स, तो इसी की वजह से मिडिल क्लास को एक तरह से काफ़ी पावर मिल गई थी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मूवमेंट, इट वाज लेटर डेवलप्ड एंड बिकेम एसोसिएटेड विद ग्रास रूट डेमोक्रेसी। जॉन लॉक थे जिन्होंने आइडिया ऑफ लिबरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले।
उसके बाद आता है रिपब्लिकनिज्म। ड्यूरिंग अमेरिकन एनलाइटमेंट द कॉलोनीज प्रॉम्प्टेड द आइडिया ऑफ रिपब्लिकनिज्म। दे हैड बिकम टायर्ड ऑफ ब्रिटेन्स करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम एंड वांटेड टू इलेक्ट देयर ओन लीडर। इसमें क्या था, जो ब्रिटेन का करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम था उससे परेशान थे, वे अपने लीडर बनाना चाहते थे। तो जो जॉर्ज वॉशिंगटन थे उनको अपॉइंट किया गया और उन्होंने कोई रॉयल टाइटल लेने की बजाय अपने आप को प्रेसिडेंट बोला। तो यहीं से रिपब्लिकनिज्म की शुरुआत हुई और ये अमेरिकन रेवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसने। सो फार द एविडेंस सजेस्ट दैट द रिपब्लिकनिज्म व्यूज प्रिवेल्स इन द अमेरिकन एनलाइटमेंट एरा। एक है टॉलरेंस, मतलब रिलीजियस टॉलरेंस। जो एनलाइटमेंट थिंकर्स थे वो वांटेड टू क्रिएट अ रिलीजियस डोगमा फ्री प्लेस वेयर पीपल फ्रीली इंटरेक्टेड विद अदर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस और फेथ। रेस या फेथ के हिसाब से नहीं, अपने जो रिलीजियस व्यू है उनको वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। द अमेरिकन कॉलोनिस्ट इनहेरिटेड द यूरोपियन एनलाइटर्स विल एंड कैरिड इट थ्रू। तो इसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, थॉमस मेडिसन, जॉर्ज वॉशिंगटन प्रोमोटेड रिलीजियस टॉलरेंस। दे वांटेड टू क्रिएट अ कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन कुड लिव फ्रीली। इसके बाद टॉलरेंस हो गया, बस यही था इसमें। मतलब मेन जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे वो फाउंडर माने जाते हैं अमेरिकन एनलाइटमेंट के। बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द फॉर्मेशन ऑफ अमेरिका। ऑल्दो मैनी सी फ्रैंकलिन एज अ पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट भी थे, पॉलिटिशियन भी थे और राइटर भी थे। इनका एक वर्क है पुअर रिचर्ड्स एल्मेनिक। इसमें अमेरिकन एनलाइटमेंट एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है ड्यूरिंग द अर्ली अमेरिकन एनलाइटमेंट। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ये यूनिट कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।